Hello aspirants, welcome to Niyogi IAS. So today we are going to have a powerful discussion on polity test number 7, which has many topics and broadly the topics are categorized in Constitution of India. आई होप कि आप सभी लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा. अगर नहीं गया है तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है. एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू ऑल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. आपको एक्सप्लेनेशन से जो है आगे सीखते हुए जाना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलिटी का टेस्ट डिस्कशन. ये टेस्ट है नंबर 7. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. With reference to the preamble of the Indian Constitution, consider the following statements. The term integrity was inserted by 42nd Amendment 1976. The preamble was originally not considered part of Constitution in Berubari case. The Supreme Court in Keshav Nanda Bharti case held that preamble is amendable. I will give you 4 to 5 seconds to think and then we will start discussing. Please think what you have learned in classes, implement that knowledge in this test. इससे आपके रिविजन्स भी होंगे और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होंगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं. बोल रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो प्रियम्बल में इंटेग्रिटी वर्ड को ऐड किया था. इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर इट, हमने सीखा है कि 42nd अमेंडमेंट से 3 न्यू वर्ड्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. ये 3 वर्ड जो है हमारे 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में ऐड किए गए थे. तो विद दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट. बेरूबारी केस में बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. अगर आपने केसेस को ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत सारे केसेस थे, जैसे बेरूबारी केस हुआ, केशव नंदा भारती केस हुआ. उसमें प्रियम्बल को जो है अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया गया. कुछ लोगों ने बोला कि ये प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, किसी ने बोला कि ये प्रियम्बल का पार्ट है. तो बेरूबारी केस जो आपका 1960 में हुआ था उसमें बोला गया था कि भाई प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से एक अलग चीज़ है. दोनों एक ही नहीं है, दोनों जो है अलग अलग हैं. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में बोला था कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं. प्रियम्बल इज अमेंडेबल. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए कि भाई अगर प्रियम्बल जो है फिक्स हो जाएगा तो अगर हमको फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम कैसे करेंगे. इसीलिए केशव नंदा भारती केस में बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि यस, प्रियम्बल जो है वो आप अमेंड कर सकते हो और प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है. या ध्यान दीजिए, बेरूबारी में बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन जब केशव नंदा भारती केस हुआ 1973 में, उसमें बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, लेकिन यू नीड टू कीप द बेसिक स्ट्रक्चर इन लाइन. बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा नहीं कि आप इंटेग्रिटी हटा दिए, ऐसा नहीं कि फ्रेटर्निटी हटा दी है आपकी. आज से प्रियम्बल फ्रेटर्निटी पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, आज से प्रियम्बल में इक्वालिटी शब्द ही नहीं रहेगी, ऐसा नहीं. आपको प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस जो है दैट शुड बी इंक्लाइनिंग विद द सोसाइटी. सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज योर correct answer. The term socialist in preamble implies complete abolition of private property and complete collective ownership of means of production, democratic socialism aiming at social and economic justice,
revolutionary socialism leading to transition to communism, prohibition of private sector participation in economic activities। ये तो गलत है। अगर ये होता तो आज गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात ही नहीं कर रही होती। और सोशलिस्ट जो है वो रिवॉल्यूशनरी कम्युनिज्म से तो रिलेटेड ही नहीं है। ये वर्ड में ही आपको दिखाई दे रहा है सोसाइटी छुपी हुई है, मतलब कि लोगों के हित में, फॉर द पीपल। तो क्या कंप्लीट अबॉलिशन करेंगे? नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिखाता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहाँ पे हर इंसान को मौका मिले, ठीक है, और उनको जो है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड हो, जो हमारा प्रियम्बल भी गारंटी करता है। तो बी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। Article 14 embodies the concept of substantive equality, permitting affirmative reaction. Okay. Second statement, Article 15 Clause 2 applies to both state as well as private individuals. Article 17 abolishes untouchability but does not make its practice punishable by the law. चलिए फर्स्ट पे आते हैं। तो आर्टिकल 14 हमको पता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और एफर्मेटिव एक्शन, मतलब कि इक्वालिटी को लाने के लिए जो भी स्टेप्स ज़रूरी हैं उनको भी वो परमिट करता है। तभी तो आपका आर्टिकल आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, राइट। आर्टिकल 15 क्लॉज 2, यस दिस इज करेक्ट, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये आर्टिकल क्या बोलता है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो ये बस गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है। क्लियर? और जैसे अगर आप किसी शॉप में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको लगता है कि ये आपकी राइट इन्फ्रिंज हो रही है तो आप इसके खिलाफ स्टैंड ले सकते हो। आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद जो बोला गया है कि आप लॉ बना के इसकी प्रैक्टिस को पनिशेबल नहीं कर सकते, तो फिर काय का आर्टिकल? ये स्टेटमेंट जो है सेकंड पार्ट इसका गलत हो गया। बिकॉज गवर्नमेंट पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ वेयर इफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग, ओके, दैट can be a punishable offense also. So this statement goes wrong. Option number C, 1 and 2 are correct. Match करना है with the case and what was the output of the case. चंपक दोराई राजन केस 1951, it introduced the basic structure. अभी हमने पढ़ा था कि ये हुआ था आपका केशव नंदा भारती केस में, राइट? चंपक दोराई राजन केस में नहीं हुआ था। बेरूबारी हेल्ड प्रियम्बल टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने पढ़ा था कि जो बेरूबारी केस है उसमें तो बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट। केशव नंदा भारती केस में अपहेल्ड पार्लियामेंट्स अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलिमिटेड वर्ड से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि लिमिटेड पावर दिया गया था कि आपको चेंजेस करना है तो करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। तो बचा डी, इंदिरा साहनी केस 1992, मैंडेटेड क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। यस दिस इज करेक्ट। अब रिजर्वेशन आपका हो रहा है, फिर बात की गई कि भाई रिजर्वेशन आप जिन पूल को दे रहे हो वहां पे भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, जिनके पास इमेंस फाइनेंशियल फ्रीडम है, स्किल है, टैलेंट है, वो अपने आप ग्रो कर सकते हैं। उनको बोला गया क्रीमी लेयर, उनको बोला गया क्रीमी लेयर कि भैया आप इस लेयर को, ओबीसी वाले लेयर को हटा सकते हो रिजर्वेशन से। तो यही था हमारा इंदिरा साहनी केस, जो कि हमारा स्टेटमेंट नंबर डी सही है। लेट अस मूव। Consider the following DPSPs, Directive Principle of State Policy. Organization of Village Panchayat, Uniform Civil Code, Promotion of Cottage Industries, Equal Justice and Free Legal Aid.
अब इसमें से जो है गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं बताइए। व्हाट आर द गांधीयन प्रिंसिपल? सबसे पहले तो आप ये समझो कि डीपीएसपी होते क्या है। ब्रीफ में आई विल टेल यू, दीज आर नथिंग बट दीज आर डायरेक्टिव्स। जैसे इसका फुल फॉर्म कहता है डायरेक्टिव पॉलिसी जो हम स्टेट को दे रहे हैं, ठीक है। जो ये प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, दीज आर द डायरेक्टिव्स कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, कि स्टेट्स को सजेस्ट किया जा रहा है कि भैया आपको लॉ बनाना है, पॉलिसी बनाना है, तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। ये 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला है गांधीयन, दूसरा है सोशलिस्ट, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है उसमें, और आप अगर नियोगी आईएएस की क्लासेस भी देखेंगे तो उसमें भी जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इसमें से हमको बताना है कि गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो आप बता पाएंगे कि गांधी जी जो है हमेशा ग्रास रूट की बात करते थे, कि भाई जो लोग विलेजेस में रहते हैं, जो लोग कॉटेजेस में रहते हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये दो जो प्रिंसिपल हैं ये आपके गांधीयन प्रिंसिपल हैं, ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, और ये इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जाइए रिवाइज करिए और तीनों के कैटेगरी में आप डिवाइड करिए डीपीएसपी को, कौन सा किधर आना चाहिए, यू शुड बी नोइंग इट। Consider with reference to fundamental duties, consider the following statements. They were added on the recommendations of Swaran Raj Singh Committee. Second statement, they are justiciable in nature and can be enforced by the court directly. Third, the 86th constitutional amendment added a new duty related to education of children. Fundamental duties क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजन्स को भी बोलता है कि आप सिटीजन हैं भारत के, आपके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, आपके भी कुछ ड्यूटीज़ होने चाहिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो उसी को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी आपकी 1976 में, जिन्होंने बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए। तब जाके 42nd अमेंडमेंट किया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को देखा कि आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक ड्यूटी है टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ द कंट्री। अगर कोई एक्स पर्सन इस ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या हम उस पर केस कर सकते हैं? क्या हम जस्टिस कर सकते हैं? नहीं। दे आर जस्ट रिकमेंडेशंस, दे आर जस्ट डायरेक्टिव्स दैट आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई पनिशमेंट या कोई कोर्ट में जाके आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। दे आर जस्ट लेसन्स टू लर्न फॉर द लाइफ। तो सेकेंड स्टेटमेंट हुआ गलत। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड ए ड्यूटी। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू कि ये जो है ड्यूटी ऐड किया that there should be a duty of parents to provide education to children from 6 to 14 years। इस ड्यूटी में कहा गया कि भाई पेरेंट्स या गार्जियन की ड्यूटी बनती है कि अगर बच्चा 6 से 14 साल में के बीच में है तो उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 आर करेक्ट। Which of the following are effects of President's Rule Article 356? State Legislative Assembly can be dissolved or kept under suspension. President can assume functions of the state government. The powers of state high courts are suspended. देखिए, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 56 में बोला गया है ये तब लगता है जब उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो जाए।
मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पे अगर फॉलो नहीं कर रही है तब आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। जब लग जाता है कि स्टेट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, वो प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट की जो पावर होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर होती है, वो कम हो जाती है। या तो वो डिसॉल्व हो जाएगी या तो वो सस्पेंड हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाम से ही दिख रहा है प्रेसिडेंट का रूल लगना, मतलब प्रेसिडेंट जो है अब स्टेट गवर्नमेंट का पावर ले लिया है। क्योंकि अब एक बड़े आदमी की ज़रूरत है। जैसे घर में कुछ चीज़ें खराब होती हैं तो गाइडेंस किससे लिया जाता है? हमारे दादाजी नाना जी से लिया जाता है। दैट इज़ ओनली काइंड ऑफ थिंग हियर। The powers of state high courts are suspended. This statement is wrong because they are not suspended. They continue to work. Option number D, 1 and 2 are correct. Article 368 क्या डील करता है? Ordinary legislative procedure of parliament, emergency powers of the president, procedure for amendment of the constitution, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताइए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, आर्टिकल 368। आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 107 से 111 के बीच में पाया जाता है। एमरजेंसी पावर जो है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल, व्हाट यू थिंक, आर्टिकल 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। अब नेशनल इमरजेंसी है, उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 is automatically suspended throughout the India. Article 20 and 21 can be suspended during a national emergency by president's order. बताइए आंसर। सी, कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में होती है, ये आपका वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ये तीनों में से अगर कुछ भी फील हो जाए गवर्नमेंट को, तो वो नेशनल इमरजेंसी करा सकती है, लागू कर सकती है। आर्म्ड रेबेलियन वाला जो आपका क्राइटेरिया है, दिस इज ट्रू दैट ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लागू किया गया था। दिस इज ट्रू। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम is automatically suspended. Yes, this is true. यही तो आपको नेशनल इमरजेंसी लगाने का भी एक लॉजिक हुआ कि आप जो है लोगों के राइट टू फ्रीडम को आप मिनिमाइज कर दोगे, तब तो जाके आप प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स कर पाओगे। अदरवाइज पीपल विल बी डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, दे हैव द राइट टू फ्रीडम। उसी को आपको कर्ब करना है ताकि पहले सिचुएशन नॉर्मल हो। यस, दिस इज ट्रू। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड। मैं आपको बता दूं, दे कैनॉट बी सस्पेंडेड। आप कुछ भी आर्टिकल सस्पेंड कर दो, ये दो आर्टिकल आपको सस्पेंड नहीं करना है। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और 20 दिस इज योर होमवर्क, गो एंड फाइंड व्हाट इज आर्टिकल नंबर 20, क्यों सस्पेंड नहीं कर सकते इसको। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 आर करेक्ट। द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन 6 to 14 years, अभी हमने पढ़ा हमने कि दैट वाज एडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटी बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। एक तरफ आपके आर्टिकल है, एक तरफ प्रिंसिपल है और एक तरफ क्लासिफिकेशन है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधीयन, आर्टिकल 40। कीप रिवाइजिंग, ओके। या प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज 43, सोशलिस्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये था हमारा गांधीयन।
43. Second statement goes wrong. यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ये सही है. लिबरल इंटेलेक्चुअल, यस, ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर करेक्ट. इजी था, रिवीजन हो गया आप लोगों का. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 20 और 21 को हम नहीं सस्पेंड कर सकते, और आर्टिकल 21 जो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये आपका आर्टिकल 21 है. आपको मैंने होमवर्क दिया है आर्टिकल 20 पे पढ़ने के लिए. क्लियर? ओके. Provisions related to which of the following topics of the Constitution of India came into force on 26 November 1949? देखिए, दो आपके चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले आपको ये जानना है कि 26 नवंबर 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया गया था, और उस समय आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी उस समय. तो इस अगर हम देखें इसको, तो प्रोविजनल पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, इलेक्शन, प्लानिंग कमीशन, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें हैं. ये सारी चीज़ें अभी हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन हुआ तब क्या क्या चीज़ें थी. दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन and I would like you to know that first, second and fourth were there. ठीक है, तो आपका प्रोविजनल पार्लियामेंट था, सिटीजनशिप, इलेक्शन, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें जो है उस समय उपस्थित थी. ठीक है, डीपीएसपी नहीं था, क्योंकि डीपीएसपी जो है आपका 1950 26 नवंबर 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो आपका डीपीएसपी नहीं था. ओके. प्लानिंग कमीशन भी जो है आपका गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 1950 में, तो प्लानिंग कमीशन भी चला गया. ओके. तो बेसिकली आपका प्रोविजनल पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, इलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें प्रेजेंट थी. क्लियर? ओके. So, okay, yeah, fundamental right was also present during the time of 26 November 1949. यहाँ पे शायद ऑप्शंस में थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है. दिस विल बी 1, 2, 4 and 6. ओके, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक हियर. तो आंसर विल बी 1, 2, 4 and 6 were present when the constitution was adopted on 26 November 1949. Let us move ahead. Which of the following landmark cases is correctly matched with constitutional principle? Keshavananda Bharati versus State of Kerala. Parliament has unlimited power. No, we have learned that they had limited power. Berubari case held preamble to be an integral part. No, we have learned that they said that preamble is not a part. Minerva Mills versus Union of India upheld primacy of DPSP over fundamental rights. D. Indira Sahani upheld the reservation for OBCs with creamy layer exclusion. We learned about this. This is also wrong. So option number D becomes your correct statement. Okay. Let us move ahead. All the cases are very important. I would request you to go and revise and read each and every concepts properly. मिनर्वा मिल्स केस अभी आपके लिए न्यू होगा. ये बात करता है कि डीपीएसपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जब आप ये केस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दोनों को कैसे बैलेंस करना है. हाउ टू बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी. ओके. Consider the following statements with regard to the idea of liberty. Liberty, freedom. Positive liberty recognizes that an individual can be free only in society and not outside it. Negative liberty is concerned with the recognition of a minimum area in which the individual can act unobstructed by
others. These both statement are correct. ठीक है, तो बेसिकली जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो ऐसी लिबर्टी है कि वो अलाउ करती है फ्रीडम को. दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव. दीज आर अबाउट इनेबलिंग कंडीशंस, जैसे आपके एजुकेशन हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सारी चीज़ों को देना पड़ेगा तब तो जाके आपको लिबर्टी मिलेगी, है ना. तब तो जाके आपको लिबर्टी मिलेगी. जस्टिस हो गया. क्लियर. तो ये आपका जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. और जो आपका नेगेटिव लिबर्टी है, दैट मीन्स दैट देयर इज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस. देखो, फ्रीडम अगर आप किसी को दे रहे हो, इसका दो मतलब होता है. या तो आप उसको पूरी छूट दे दो कि भाई तुमको जो करना है तुम करो, या तो आप उसको वैसी छूट दो कि आपके लिए जो सही है वो आप कर सकते हो. अगर जैसे एजुकेशन सही है, गो एंड टेक इट. आपको गाने सीखना है, गो एंड टेक इट. लेकिन अगर आप पहली वाली फ्रीडम की बात करें, तो अगर आपको किसी को मारने का मन कर रहा है तो आप जाके मार दो. ये नेगेटिव लिबर्टी होती है. देयर आर नो इंटरफेरेंस इन द फ्रीडम. दैट इज वाई बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. Which of the following statements about the preamble of the Constitution of India are correct? The preamble is neither a source of power to the legislator, not a prohibition upon the powers of the legislator. जब आप पढ़ते हो तब आपने समझा होगा कि प्रियम्बल ना किसी को सोर्स देता है, ना किसी के पावर को रोकता है. ठीक है. The preamble is a part of Constitution and can be amended under Article 368 subject to basic structure. Yes, केशव नंदा भारती केस के बारे में बात कर रहा है ये. The words socialist and secular were originally intended to be part of preamble by Constituent Assembly, but they were omitted after drafting a error. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. मैंने आपको बताया 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिससे इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को ऐड किया गया था, जो आज भी प्रेजेंट है. ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 आर करेक्ट. Which of the following fundamental rights are available only to the citizens of India and not to foreigners or legal person? ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ आपके इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं, बाहरी लोगों को नहीं मिलते हैं? ठीक है. आर्टिकल 15, चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इसमें से ऑप्शन नंबर 2 और 5, आर्टिकल 15 और 19 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं. अगर कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में आता है तो ये आर्टिकल उनके लिए नहीं है. बाकी आर्टिकल का यूज़ वो कर सकते हैं, लेकिन 15 और 19 का यूज़ नहीं कर सकते. अब आपका होमवर्क ये है, देयर आर 3 to 4 more articles which are given only to citizens. Go and find it out. Okay, go and find it out. With reference to preamble, consider the following. The words secular and socialist were inserted through 42nd amendment. Yes, the preamble is justiciable in nature and enforceable by court. हमने पढ़ा कि no, this is not justiciable. The preamble is based on the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru. Yes, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पढ़ा था और उसी से पॉइंट लेके हमारा प्रियम्बल बना है. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू DPSP. आर्टिकल 39, सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए. 39 क्या बोलता है कि स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. आर्टिकल 39, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आर्टिकल 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. 48A इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करता है. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जितने भी DPSP हैं सबके आर्टिकल आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग या इस टाइप के
क्वेश्चंस में वो इजीली पूछे जा सकते हैं. Consider the relationship between fundamental rights and DPSP. The constitutional validity of which of the following legislative actions is currently protected under Article 31 of the C. So basically 31 of the C जो है बहुत ही important article है. ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं. Law giving effect to DPSP in Article 39B. Law giving effect to DPSP Article 39C. Law giving effect to DPSP Article 44. तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ. आप ये ध्यान में रखिए कि आर्टिकल 31C, ठीक है, जो आर्टिकल 31C है, ये जो है दो आर्टिकल 39B और 39C को प्रोटेक्ट करने की बात करता है. 39B में बोला गया है कि भाई मटेरियल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. 39C में बोला गया है कि किसी एक इंसान के पास ही सारा पैसा नहीं होना चाहिए, तभी तो आप इक्विटी प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ये दोनों आर्टिकल जो है ये आपके डीपीएसपी हैं. ये आर्टिकल आपके डीपीएसपी हैं. तो लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि जो डीपीएसपी होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, वो तो बस स्टेट को डायरेक्शन देते हैं. तो बिकॉज ऑफ देयर नॉन इन्फोर्सेबल नेचर दे आर टेकन लाइटली. इनको कोई फॉलो नहीं करता. लेकिन अगर आप इनकी इम्पोर्टेंस देखो तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट जस्टिस इक्वालिटी. उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 31C को लाया गया था, जो ये बोलता है कि अगर ये दोनों आर्टिकल को जो है चैलेंज करने से नहीं रोक सकता. ठीक है, ये दोनों आर्टिकल को चैलेंज करने से नहीं रोक सकता. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ये समझना है. क्लियर? ये 44 को प्रोटेक्ट नहीं करता है. आपको ध्यान रखना है कि 39B और 39C को प्रोटेक्ट करता है. ऑप्शन नंबर A 1 and 2.